नमस्कार, मैं आचार्य रामगोपाल दीक्षित। आज बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन की। ये ऐसा काम है जो रोज करना पड़ता है, और कॉन्स्टिपेशन अगर है किसी को तो मल त्याग में जो समस्या होती है तो व्यक्ति का सारा दिन बेकार निकल जाता है। सुबह जगता है इस इच्छा से कि सुबह मेरा कम से कम पाखाना फ्री हो जाए, और अगर वो नहीं हुआ तो सारे दिन उसका ध्यान इसी में लगा रहता है, हाय मेरा कोई कॉन्स्टिपेशन क्लियर हो जाए, मुझे मोशन आ जाए, मुझे मोशन आ जाए। सुबह से लेकर शाम तक उसको कोई प्रसन्नता नहीं मिलती है, केवल उसका ध्यान अपने पेट पर ही लगा। ऐसा ये भयंकर रोग है जिसका नाम है कॉन्स्टिपेशन। आज कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। उसमें हम बताएंगे आपको कॉन्स्टिपेशन के लक्षण क्या होते हैं, कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या होते हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसका निदान क्या है, और कॉन्स्टिपेशन से कौन कौन सी बीमारियां ऐसी जुड़ी हुई हैं जो जिनसे कॉन्स्टिपेशन के कारण से जो बीमारियां हो जाती हैं, और साथ ही बताएंगे हम बहुत सारी सावधानियां जिनसे हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं, और है तो फ्री हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लक्षण क्या होते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन का मतलब है मोशन का क्लियर न होना, यानी जब हम पाखाना जाते हैं वो सुबह उठते ही पाखाना क्लियर ना होना, मोशन ना आना। यह नित्य क्रम है कि जो भी हम भोजन लेते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, और लें या न लें, शरीर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी शरीर में जो मल है उसको त्यागना। यह सवेरे हमारे जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये उसका जॉब बनता है। उसका निश्चित समय है, सवेरे 5 बजे से 7 बजे के बीच में नित्य क्रिया अपने आप वो करती है, उसका वर्क है। जब हमको मोशन क्लियर नहीं होता, शौच पूरा एकदम निवृत्त नहीं होते, जो भी मल था जितना वो एक समय पर निष्कासित नहीं होता, उसमें रुकावट हो जाती है, वह कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। बार बार शौच का लगा रहना, यानी अभी तो गए थे लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद इच्छा हुई फिर करके आएंगे, या फिर गैस बने रहना, एकदम पेट एकदम भारी हो जाता है, कभी पतला कभी टाइट, कभी उसके कलर चेंज हो जाते हैं, और कभी कभी तो ये हाल होता है इतना टाइट स्टूल आता है, इतना हार्ड स्टूल आता है कि व्यक्ति बैठे बैठे बोलता है आजा 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 आजा। आधा पौना घंटा हो जाता है लेकिन मोशन आता ही नहीं। भेड़ या बकरी की जो मैगनी होती है कि पानी में गिरता है तो पड़म ऐसे करके आवाज आती है। एक स्मूथ नॉर्मल स्टूल पास होना चाहिए, वो इतना सॉलिड, इसके बाद जो है वो लूज, और एक समय में मोशन पास हो जाना चाहिए। जैसे कोई भी पशु हम जिसको देखते हैं, गाय को देखें, भैंस को देखें, एक बार में, यानी मोशन क्लियर करने में 2 मिनट से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। अगर आप उसमें उठने के बाद आपका 2 मिनट के अंदर पाखाना क्लियर, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता, आप बैठे घूम रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तब आके मोशन आ रहा है, इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन है। तो सुबह उठ करके जब हम गए उसके बाद बार बार हमको दिन में इस प्रकार का कर्म रहता है, पेट भारी रहता है। कॉन्स्टिपेशन में पेट भारी रहता है, जी मिचलाता है। जब पेट मोशन अंदर रह जाएगा तो गैस का कारण बनेगा, यानी ब्लोटिंग का कारण बनेगा, हैवीनेस का कारण बनेगा, लेथार्जिकनेस का कारण बनेगा, उदासी का कारण बनेगा, वीकनेस का कारण बनेगा, पेंडलियों में दर्द का कारण बनेगा, सिर दर्द का कारण बनेगा। ये कॉन्स्टिपेशन, ये अनेक सारी चीजें कॉन्स्टिपेशन के अंतर्गत आती हैं। और अगर मैं बोलूं कॉन्स्टिपेशन को एक लाइन में, सुबह उठने के बाद जैसे ही पाखाना गए और आप एकदम फ्री फ्रेश फील हो, वाह मजा आ गया, अगर आपने ऐसा महसूस किया, इसका मतलब है आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं है। मैं मजाक करता हूं, सारे दिन में खुशी अगर सबसे अधिक मिलती है तो तब मिलती है जब सुबह व्यक्ति का पाखाना एक बार में ही क्लियर हो जाता है। अदरवाइज तो सारा दिन उसका बर्बाद हो जाता है, बार बार उधर ही ध्यान जाता है, हाय मेरा पेट साफ नहीं हुआ, हाय मेरा पेट साफ नहीं हुआ। और ये बहुत कॉमन है, और यह प्रक्रिया से हर व्यक्ति को रोज गुजरना होता है। इसीलिए जिंदगी की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है
डिटॉक्सिफिकेशन, निष्कासन, बहिष्करण, शरीर से अतिरिक्त पदार्थ बाहर निकालना, यह एक नेचुरल प्रक्रिया है जो रूटीन में होनी चाहिए। इसके कारण क्या है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, अभी हमने लक्षण के बारे में चर्चा की, कारण के बारे में चर्चा करते हैं। तो कारण के बारे में ऐसे अनेक सारे कारण हैं, जिनमें से पहला कारण है हमारे भोजन में फाइबर युक्त रेशेदार पदार्थों की कमी होना, यानी मैदे के पदार्थ हम अगर प्रयोग करते हैं तो भी हमको कॉन्स्टिपेशन होता है। दूसरा, जल तत्व की कमी, और आजकल सर्दी हो या गर्मी हो, आदमी वैसे ही कम पानी पी रहा होता है, इतना बिजी होता है, 3 से 2.5 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन व्यक्ति को पीना चाहिए। लेकिन जब वो नहीं पानी पीता तो पानी की कमी से भी मल का जो निष्कासन है वो ठीक से नहीं होता। क्यों? लार्ज इंटेस्टाइन, उस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा लास्ट का पार्ट है रेक्टम, तो लार्ज इंटेस्टाइन पानी का एब्जॉर्प्शन करती है, अवशोषण करती है, और जो बचा हुआ माल है उसको बाहर निकालती है। तो पानी का इतना एब्जॉर्प्शन हो जाता है उस एरिया से कि वो जो स्टूल है वो टाइट हो जाता है और इंटेस्टाइन की दीवार से चिपक जाता है, क्योंकि शरीर को जो पानी चाहिए वो तो चाहिए। तो पानी की पर्याप्त मात्रा न होना भी कॉन्स्टिपेशन का एक बड़ा कारण होता है। फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ मूवमेंट, एक जगह ज्यादा बैठे रहने से आलसी लोगों के लिए, लेथार्जिकनेस लोगों के लिए, जो ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, उनको कॉन्स्टिपेशन का कारण होता है। जिन लोगों की आदत मोशन को रोकने की हो जाती है, रूटीन पर सुबह उठ करके सो जाना ही चाहिए, सुबह उठे पानी पिया सो जाना है, लेकिन जिनकी आदत सुबह ऐसा नहीं रहती, वो दिन में जाते हैं, दोपहर को जाते हैं, शाम को जाते हैं, तो रूटीन न बनाने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन। और बच्चों को तो खासकर ऐसा होता है, माएं तुरंत उठाती है, ड्रेस पहना, चल बेटा स्कूल, इसीलिए बचपन से ही उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जब आते हैं खा लेते हैं, उसके बाद में फिर जब शौच के लिए जाते हैं तो प्रेशर पड़ा, तब शौच गई, इंटेस्टाइन का नॉर्मल फंक्शन नहीं हुआ। मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। भाई दवाई खा ली, दवाई ने डाइजेशन को बिगाड़ दिया, और बिगाड़ने के कारण से जो मल त्याग होना चाहिए था वो मल त्याग नहीं हुआ, कॉन्स्टिपेशन का कारण हो गया। अधिकांश दवाई कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। तनाव, स्ट्रेस, ये कारण बनता है कॉन्स्टिपेशन का। अधिक मैदे का प्रयोग कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, और उम्र के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो इंटरिक बबल मूवमेंट है, इंटेस्टाइन के अंदर जो नॉर्मल मूवमेंट है, जो लहरें हैं, वो लहरें जब प्रॉपर नहीं होती हैं तब भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है इन लहरों में कमी आ जाती है और कब्ज का कारण बन जाते हैं। ये रूटीन की चीजें हैं जिनके कारण कॉन्स्टिपेशन होता है। और अगर कोई रोग आ गया है तो कोई रोग भी आपको कब्ज का कारण बनता है। जैसे इंटेस्टाइन के अंदर इंटेरिक कैंसर हो गया, लीवर कैंसर हो गया, स्टमक कैंसर हो गया, तो कैंसर है, ये बन जाता है। कोलाइटिस, यानी आपको पहले कोई बुखार आया, जैसे जॉन्डिस हुआ या फिर आपको टाइफाइड हुआ, टाइफाइड का इलाज ठीक नहीं हुआ तो भी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एक लंबे समय के बाद कॉन्स्टिपेशन आना शुरू हो जाएगा। धूम्रपान की आदत, बहुत से लोग बीड़ी पीते हैं उसके बाद ही मोशन जाते हैं, तो ये जो एडिक्शंस है ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाती है। जब तक वो बीड़ी पिएगा नहीं, कॉन्स्टिपेशन जाएगा नहीं। और बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो कॉमन लोगों के अंदर मिलता है, युवकों के अंदर मिलता है, वो पैंट पर जो बेल्ट कसते हैं, ये भी बहुत बड़ा पेट को खराब करने का कारण है। क्यों? खाना जब हम खाते हैं तो पेट स्वाभाविक ही है, भोजन अंदर गया तो पेट थोड़ा चौड़ा होगा, लेकिन पैंट तो वही कसा हुआ है, उसके ऊपर बेल्ट कसी हुई है। अभी पजामा है, इलास्टिक है, तो जैसे पेट की इलास्टिसिटी है, खाना गया थोड़ा पेट फूल जाता है, जब पखाना चले जाते हैं तो पेट पतला हो जाता है, तो पेट लूज होता है जब पखाना जाते हैं, और खाना खा ले तो पेट टाइट होता है। तो जो पेट टाइट हो जाता है, और बार बार बहुत से लोग उसको लूज कर रहे होते हैं, खाना खाने के बाद पैंट लूज करते हैं, यह पैंट गैस क्रिएट करता है, और गैस इरिटेटिव बबल सिंड्रोम्स में कन्वर्ट होती है,
और यह कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। तो ध्यान करना, ये जो पेंट है, मैंने पेंट छोड़ा, उसमें बहुत बड़ा कारण यही था कि जब मैं पेशेंट को देखने के बैठता था, खाना खा लिया, पेट थोड़ा भारी हो रहा है, मैंने लूज किया। अब बड़ा अजीब सा लगता था, सामने पेशेंट बैठा और मैंने पेंट लूज कर लिया। तो ऐसी स्थिति में मैंने जैसे पेंट छोड़ा, बहुत रिलैक्स फील हुआ, मजा आ गया, ऐसा महसूस हुआ। तो पेंट भी कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो अनेक सारे कॉन्स्टिपेशन के कारण हैं जिनके बारे में हमें डिटेल जानना चाहिए और डिटेल जानकर उनके प्रति प्रॉपर निदान करना चाहिए। अभी निदान की बारी आती है। तो निदान में न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव है। जब लीवर, गल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन, इनके फंक्शन जब नॉर्मल हो जाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता, एकदम नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट्स पेट को सेट करने के लिए बहुत अच्छे हो जाते हैं। हाँ, एक कारण और भी है कॉन्स्टिपेशन का, ये भी बड़ा कॉमन मिलता है, और वो है नाभि का अपसेट होना। अगर नाभि बैलेंस नहीं है, सेंटर में नहीं है, तो भी कॉन्स्टिपेशन का कारण होगी। और दूसरा है तनाव, स्ट्रेस। जिस दिन टेंशन हो जाती है तब भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और लेट नाइट सोने की आदत भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनती है। रेस्ट प्रॉपर नहीं हुआ, देर से सोए, ऐसे अनेक सारे कारण कॉन्स्टिपेशन का बनते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया लक्षण और दूसरा बताया आपको कारण। अब तीसरी बात आपको बताता हूं, ट्रीटमेंट। तो न्यूरोथेरेपी कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो कॉन्स्टिपेशन से आपको निजात दिला सकते हैं। आप सुबह जगने के बाद निश्चित ही मुस्कुराने का काम शुरू करेंगे अगर आप ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स लेंगे। तो आपकी बबल मूवमेंट को नॉर्मल करने का काम ये कॉन्स्टिपेशन करेगा। इसीलिए उससे ये न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट करेगा। इसीलिए आप सीखते हैं न्यूरोथेरेपी का वो ट्रीटमेंट जो कॉन्स्टिपेशन में बहुत इफेक्टिव है। अब मैं आपको बताऊंगा पॉइंट्स। वो पॉइंट्स के लिए रोगी की स्थिति कैसी होनी चाहिए, पिलो की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, हमारे प्रेशर का पॉइंट कौन सा होना चाहिए, काम को प्रेशर देना है, कितने पॉइंट में प्रेशर देना है, प्रेशर का डायरेक्शन किधर हो, हमारे खड़े होने का स्थान किधर हो, जो हमारे सपोर्ट के लिए स्टैंड या कुर्सियां है उनकी जगह कौन सी हो, और हमारे अल्टीमेटली फोकस कहाँ रहे और वो कितने पॉइंट्स में दिया जाना है। तो ऐसी डिटेल्स हर पॉइंट की मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप बारीकी से ध्यान करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं जो सीधे लेटने वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे, ध्यान रखिए, 1 बाय 1 उंगलियों पर हमको देना है। ये वाला, ये वाला, और लास्ट में इस तरह 10 उंगलियों पर देना है। और उंगलियों के नाम है, ये है N1, N2, दोनों N3, ये दोनों N3, ये है N4, ये है N5। N4 का मतलब थर्ड टो, N4 का मतलब हो गया नहीं, N4 का मतलब है थर्ड टो, और N5 का मतलब है राइट पैर की थर्ड टो, N6 का मतलब लेफ्ट पैर की फोर्थ टो, N7 का मतलब है राइट पैर की फोर्थ टो, और यह है लेफ्ट की OV1 लास्ट टो और राइट की OV2। इस तरह से इन टोज के नाम हैं। अभी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ट्रीटमेंट पॉइंट का नाम है FP1। कैसे देते हैं देखिए, इस वाले हाथ से इस पैर को अपने इन दो यानी अंगूठे और उंगली का ही काम है, इसमें और कोई काम नहीं है। सबसे पहले अंगूठे को जड़ में जैसे हम नट कसते हैं उस तरह से पकड़ना और ट्विस्ट करना, 1 2 3 4। 1 = 1 होता है, लेकिन इसको चारों दिशाओं में करना है। इधर भी किया और ऊपर नीचे भी, इस तरह से 1 2 3
4। जैसे नीचे यहाँ किया, ठीक उसी प्रकार इस जॉइंट से ऊपर, और लेकिन ये नाखून के जॉइंट से नीचे 1 2 3 4, और इसी तरह ऊपर नीचे 1 2 3 4। यही काम इस पैर पर किया, अंदर भी 1 2 3 4, ऊपर नीचे 1 2 3 4। इसके बाद फिर नेल के जॉइंट से नीचे, कभी कभी यहाँ पास हो जाता है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये 4 की जगह 20 बार भी हो सकता है हर एक, लेकिन मैं भी 1:1 है इसलिए 4 बार दिखा रहा हूँ, 4 टाइम दिखा रहा हूँ। अब ये टो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जिनका पेट ठीक नहीं होता, उनको इसमें दर्द होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी इधर वाली थर्ड टो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यही इधर भी अंदर उंगली लेकर 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये 1 2 3 4। और ये देखिए उंगली मैंने ऐसे की, ऐसे 1 2 3 4। इसी प्रकार फोर्थ टो, यहाँ स्पीड देंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे मैंने स्पीड में भी दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऐसे लास्ट में भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 by 1 करके ये हमने पॉइंट कंप्लीट किया। इसका नाम है FP1। पॉइंट का नाम है FP2। कैसे देते हैं देखिए, दोनों पैरों की पोजीशन यही रहेगी, और अब हमारा हाथ ऐसे इन साइड में हमारे दोनों हाथ जाएंगे, लेफ्ट के साथ लेफ्ट, राइट। इनका जो रोगी का लेफ्ट है हमारे राइट हैंड में, और जो उनका राइट है हमारे लेफ्ट हैंड में। कैसे जाएगा देखना, ध्यान करना। अभी हमने इन उंगलियों को नीचे ऐसे बारी बारी से दबाना है, ऐसे हमारा हाथ रहेगा। जब हम इसको देंगे तो हमारी ये उंगली इधर रहेगी, ये उंगली इधर रहेगी, 3 उंगलियां नीचे, और ये जो पार्ट है हमारा ये बिल्कुल सटा हुआ रहेगा। कैसे देना है देखिए, ये यहाँ अंगूठा रखा, अंगूठे के तीनों जॉइंट, हर उंगली के जॉइंट पर 1 2 और 3 जॉइंट को प्रेशर देते हुए आगे बढ़ना है। 1 2, आगे मोड़ते ले जाना है। 3 1 2 3, 1 2 3। ऐसे हमने किया। फिर इस पर आके सपोर्ट देना है, रोकना नहीं है। 1 2 3, ये बिल्कुल सटना चाहिए और ऊपर न जाकर नीचे दबाव जाना चाहिए। यानी स्पेशली देखिए, नीचे दबाव ऐसे जाएगा। तो कैसे किया, 1 2 एंड 3, घुटना मुड़ेगा नहीं, 1 2 एंड 3। ऐसे ही अगले टो को भी लेना है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 एंड 3। इस प्रकार ये भी पैर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ बिल्कुल गैप नहीं है। हाथ रखने का तरीका यही है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इसी प्रकार ये भी 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस प्रकार ये भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। और इस तरह से लास्ट टो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
यहां ध्यान करने की एक बात है कि हमने जब इस उंगली को ऐसे नीचे किया तब ये उंगली मुड़नी नहीं चाहिए, ये पूरा पंजा नीचे की तरफ ही दबना चाहिए, चाहे इस उंगली पर जाए चाहे किसी पर जाए, पंजा यहां से ऊपर नहीं मुड़े, नीचे ही आना चाहिए। इस प्रकार से ये हमारा पॉइंट है। हाँ, इसको मोड़ने में दर्द होता है, इसीलिए सपोर्ट के लिए इस उंगली को उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने इस उंगली को दबाया तो रोकना नहीं है, केवल उंगली की ग्रिप दी, बस ऐसे इस तरह से दे सकते हैं। बाकी दर्द होता है शुरुआत में, थोड़ा होता है, सावधानी से करें। ये था FP2। अभी N5 पहले जंघा के पास प्रेशर हल्का इनसाइड, पूरे पंजे से एड़ी और अंगुलियों को बचाकर। 1 2 3 4 5 6। तुरंत बाद बीच में 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार नीचे वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6। इसी को फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और यही नीचे 1 2 3 4 5 6। ये हमने N5 कंप्लीट किया। पॉइंट का नाम है स्टूल। दोनों जंघाओं के नीचे पिलो सेट किया, दोनों जंघाएं सीधी, थोड़ा सा अंतर रखते हुए। स्टैंड को रखने का तरीका, पिलो के बिल्कुल पास खड़े होने के लिए जंघा के यानी थाई के मिडिल पार्ट में दोनों पैरों से खड़े होना है एक साथ 6 सेकंड के लिए। एक बार 6 सेकंड के लिए खड़ा होना 1 गिना जाएगा, 4 बार 6 सेकंड के लिए खड़ा होना 4 गिना जाएगा। तो 1 = 1 ऐसा इसका फ्लो है। देखिए अभी मैं ऐसे गिर खड़ा हुआ, ऐसे पहले वजन अपने ऊपर स्टैंड्स पर और फिर मैंने वजन डाला, यस 1 2 3 4 5 6। अब मैं 4 करूंगा तो 1 2 3 4 5 6। यहां से हल्का सा ब्लड फ्लो किया, 1 2 3 4 5 6। अगेन 1 2 3 4 5 6। अब धीरे से अपने स्टैंड पर वजन रखते उतरना और पैर से रखा, ऐसे उतरे। ये पॉइंट हो गया स्टूल। ये एक बार 6 सेकंड पर प्रेशर देते हैं तो 1 गिना जाता है, और अगर लिखा है 4 स्टूल तो 4 टाइम वही 6 सेकंड का प्रेशर देना है बिना किसी गैप के। पॉइंट N7 खड़े होने की पोजीशन, एडी एल्बो जॉइंट के पास, पंजा कोहनी से लेकर यहां तक 3 हिस्सों में आएगा। पहले पोजीशन पर नंबर 1 पर आएंगे एल्बो जॉइंट के पास, दूसरा पैर जंघा के मूल में, मिडिल में और नी के पास। पहला पॉइंट N7 का स्टार्ट करते हैं। सीधे खड़े होना, वजन डालना, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6। मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। तीसरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6। और धीरे से एडी पर वजन डाला और ऐसे उतर गए। ये पॉइंट हो गया N7। पॉइंट OV2 कैसे देना है देखिए। पहले तकिया सेट किया, सिर से अलग, सिर के नीचे नहीं,
कंधे से सिर के तरफ और बाजू भी, ऐसे भी नहीं ऐसे भी नहीं, तो दोनों के बीच में, लेकिन ये आर्म 90 डिग्री पर और सिर के ऊपर आ जाएगा ये हाथ। खड़े होने की पोजीशन, स्ट्रेंथ्स दोनों पास में, लेफ्ट शोल्डर के पास हमारा पैर, लेफ्ट शोल्डर के पास, और जो हमारा लेफ्ट पैर है वो रोगी के राइट एल्बो जॉइंट के पास रहेगा। खड़े होने की पोजीशन ऐसे। अब यहाँ से 3 पॉइंट पे प्रेशर देना है। OV2 पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6, मिडिल पॉइंट 1 2 3 4 5 6। ये काम फिर से रिपीट किया जा सकता है। ये कंप्लीट हो गया OV2। पॉइंट LK1 कैसे देते देखिए। पिलो को, तकिया को हमने शोल्डर जॉइंट के पास लगाया और इस तरह से बाजू को रखा। बाजू सीधी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बाजू रखनी है। दूसरा पिलो दोनों टांगों के बीच में और लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड इधर। LK1 को हम राइट हैंड में देते हैं। कैसे देते हैं, कैसे रहेगा प्रेशर देखिए। ये हमारे स्टैंड की पोजीशन। खड़े होने का तरीका, एड़ी जमीन पर, बायां पैर शोल्डर जॉइंट के पास, शोल्डर जॉइंट पर नहीं, शोल्डर जॉइंट के पास, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, हल्का सा शरीर से सटा हुआ, लेकिन उंगली पे नहीं आएंगी, पंजे की गद्दी आएगी। एड़ी पर वजन रखते हुए, अपना संतुलन लेते हुए ऐसे। दूसरा पैर जंघा पर लेकर जाएंगे। जंघा के शुरुआत वाले पॉइंट पर यहाँ हमने प्रेशर इनसाइड लेके जाना है, इधर नहीं, इनसाइड लेकर जाना है। अभी दोनों प्रेशर एक साथ नहीं डाले हैं मैंने, ध्यान करेंगे। ये अब सीधे खड़े होना और गिनना 1 2 3 4 5 6। हल्का सा एड़ी से पंजे को रिलीज किया और बीच में पॉइंट लेकर गए। यस, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उतरने का तरीका, एड़ी पर वजन, पहले ये पैर हटाया, फिर ये वाला पैर हटाया। ये था LK1। ये साड़ी थायराइड हो गया। कैसे देना है ये देख लो। ये यहाँ से हमने ऐसे बनाई फिंगर्स, ये हमारी फिंगर सीधी ऐसे, हल्का सा, ये हमारे प्रेशर का जगह है। जो प्रेशर देना है वो यहाँ से देना है, इस जगह से प्रेशर देना है। अंगूठा हमने यहाँ लगाया, ये अंगूठा हमने यहाँ लगाया, और दोनों यानी वोकल कॉर्ड के साइड में हमने अपना हल्का सा प्रेशर रखा, और ये उंगली हमारी यहाँ हल्की टच कर रही है, जिससे कि हाथ वाइब्रेट ना करें। और हमने ये देखिए, ये दिया 1 1 2 2 3 3 4 4। इसके बाद खांसी आएगी, आने दो, खांसी को रोकना नहीं है। गुड। हल्का सा गले को हमने, ये जो वोकल कॉर्ड है उसको बहुत धीरे धीरे यहाँ से हिलाया और हल्की सी मसाज दी। ये था पॉइंट THRBG। पॉइंट का नाम है AD1। AD1 कैसे देते हैं आओ मैं दिखाता हूं। रोगी को सबसे पहले उल्टा लेटाना, उल्टा लेटाने के बाद उसके चेस्ट के नीचे 1.5 पिलो सेट करना। पहले एक पिलो लगाना, उसके बाद उसको आधा ओवरलैप करते हुए दूसरा पिलो लगाना, और इस प्रकार से चिन बीच में रखने के बाद रोगी को ऐसे और हाथ नीचे की तरफ करके लेटाना। लेटाने के बाद पॉइंट अप्लाई करना है, और किस जगह करना है, तो हमारा जहां ये शोल्डर ब्लेड जहां ये खत्म होते हैं, वहां से नीचे लगभग 6 अंगुल के बीच में हमको ट्रीटमेंट देना है। 3 जगह देना है। पहले यहां देना है 2 अंगुल पर, फिर 2 अंगुल पर, और फिर 2 अंगुल पर। ऐसे इन हथेलियों की सहायता से हमको मसाज देकर बाहर की तरफ खिंचाई करनी है। कैसे देखो, और
ये देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मतलब ये पॉइंट है 2 = 1। अगर हमने 6 ADR दिया है लेकिन वो 2 = 1 3 पॉइंट्स पर है, इसलिए ध्यान करना, हमने AD1 6 बार देना है तो कैसे देना होगा। देखिए पहले पॉइंट पर 6 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा और नीचे तीनों पॉइंट पर दिया। अब अगेन रिपीट 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। यानी पहले यहां दिया 6, यहां दिया 6 और यहां दिया 6, फिर यहां दिया 6, यहां दिया 6, यहां दिया 6, ऐसे करके स्पाइन के बाद मसल्स को बाहर खींचना होता है। अब अगर मुझे 3 AD1 देना है तो कैसे देना होगा। देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। इस तरह से 3 जगहों पर 2 = 1। ये था AD1। अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन में क्या सावधानी बरतें। तो कॉन्स्टिपेशन में सावधानी बरतने के लिए जो मैंने आपको पहले कारण बताए उनको पहले देखना पड़ेगा। दैनिक जीवन रूटीन के अंदर आपको अपना भोजन का रूटीन सेट करना पड़ेगा। खाने में रेशेदार चीजें, सब्जियां जरूर लेनी होंगी, फल भी लेने होंगे। तो जो फाइबर्स जिनके अंदर अधिक हैं, इसका मतलब मैदे वाले कंटेंट्स को कम करना है। जिनमें फाइबर कम है ऐसी चीजें अपने फूड के अंदर कम होनी चाहिए। कभी कभी होना कोई बात नहीं है, रूटीन नहीं होनी चाहिए। पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। रोज आए न आए सवेरे शौच जाना ही है। और ऐसे ही एज जब बढ़ती है तो सुबह और शाम 2 बार शौच जाना अच्छा है। एक बार जाए योगी, अनेक बार जाए रोगी, है ना। 2 बार जाए भोगी। तो जो खाता है मस्त रहता है, कहता यार भाई मुझे सब कुछ खाना चाहिए, पेट भी सेट चाहिए, तो भाई 2 बार चले दो। ये सावधानी है। और हाँ, कारण भी और सावधानी भी। ये जो इंडियन टॉयलेट है ना, वह पेट को नॉर्मल करने के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों? जब हम बैठते हैं ना इंडियन टॉयलेट में, तब हमारी टांगें हमारे पेट को दबाती हैं और मोशन एकदम क्लियर हो जाता है। वेस्टर्न टॉयलेट खड़े होकर के लैट्रिन करने का जो तरीका है, ये पेट को क्लियर नहीं करता है। वहां तो बस वही है, बैठो और जोर लगाओ, श्रद्धा से जितनी आ गई तो आ गई, नहीं तो ठीक है। इसलिए इंडियन टॉयलेट्स अपने घर के अंदर डेली रूटीन के अंदर यूज करना चाहिए। वेस्टर्न टॉयलेट उनके लिए अच्छा है जिनके घुटने काम नहीं करते हैं, जिनको कमर दर्द हो गई है, मतलब रोगी है जो बैठ नहीं सकता, उसके लिए तो समझ में आता है। तो सावधानी में बहुत बड़ा कारण है। और रूटीन की एक्सरसाइज करिए। खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलिए। खाना खाने के बाद ठंडी चीजों को अवॉइड करिए। अगर आप ठंडी चीजें लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन का कारण बनेगी। भारी चीजों को, यानी हैवी चीजें जो डाइजेस्ट नहीं होती है, उनको रात को अवॉइड करिए। रात को हल्की चीजें लीजिए, सॉफ्ट, मतलब जैसे सब्जी है, चपाती है, सूप है, दूध ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, देसी गाय के प्रोडक्ट को छोड़कर, मैं डेयरी प्रोडक्ट बात कर रहा हूं, जो आजकल के डेयरी प्रोडक्ट है उनकी। देसी गाय को डेयरी प्रोडक्ट में मैं नहीं गिनता हूं। देसी गाय पेट को ठीक करती है, उसका दूध पेट को ठीक करता है। इसलिए मैं बात कर रहा हूं डेयरी प्रोडक्ट की, देसी गाय के प्रोडक्ट की नहीं। डेयरी प्रोडक्ट कॉन्स्टिपेशन का कारण बनते हैं। इसीलिए गाय का दूध अगर आप रात को लेते हैं तो आपका पेट क्लियर हो जाएगा। और साथ ही अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हाँ, लग्जेटिव अधिक लेना भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। जिन लोगों को बार बार लग्जेटिव लेने की आदत होती है ना, जब देखो तो कुछ भी ले लिया। हर लग्जेटिव नहीं है, लेकिन औषधियां लग्जेटिव हैं जो बाजार में मिलती है। बार बार लेने से इंटेस्टाइन का फंक्शन और डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टर्ब हो जाता है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में बदल जाते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जिनको सावधान रखिए। और कॉन्स्टिपेशन से होने वाली अनेक सारी बीमारियां, उनके बारे में भी जानिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आपको वायु बनेगी, वायु बनेगी तो वायु से उत्पन्न होने वाली अनेक सारी रोग आपको आएंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो सड़न होगी। सड़न का मतलब टॉक्सिन्स बॉडी में रहेंगे।
तो शरीर में विषाक्त पदार्थ अधिक होने के कारण से जो होने वाली अनेक बीमारियां हैं, जिनमें स्किन डिजीज है, त्वचा के रोग टॉक्सिन्स के कारण आते हैं, रक्त के रोग टॉक्सिन्स के कारण आते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां भी टॉक्सिन्स के कारण आते हैं। शरीर में जब भी विषाक्त विषाक्त तत्वों का संग्रह होगा, वो कहीं ना कहीं निकलेंगे, जो बीमारी के रूप में निकलेंगे। और कॉन्स्टिपेशन उनमें से एक है जो रोगों का संचय करता है, इकट्ठे लेकर आता है। इसीलिए पेट क्लियर रहना बहुत आवश्यक है। तो अनेक सारी बीमारियां कॉन्स्टिपेशन के कारण से होती हैं। हार्ट डिजीज होती है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, माइग्रेन होता है, चेस्ट पेन होता है, सर्वाइकल, बैक पेन, अर्थराइटिस, नी पेन, घुटने का दर्द वही रोग है जो कॉन्स्टिपेशन के कारण से होता है। इसलिए अनेक सारी बीमारियों को लेके आने का कारण करता है कॉन्स्टिपेशन। हमारे बुजुर्ग लोग की बात कहते थे, अगर पेट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और पेट का मतलब पाखाना अगर एक बार में क्लियर हो गया स्माइल के साथ, तब आप अनेक सारे रोगों से बच जाते हैं। तो इसीलिए आपका पेट एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, आपको पूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारियां, जितनी सारी बीमारियां सभी, कोई छोटी और कोई बड़ी नहीं है, लेकिन यह कॉन्स्टिपेशन 95% बीमारियों का रूट कॉज होता है। इसीलिए इस पर प्रयत्नपूर्वक, यत्नपूर्वक, सजगता के साथ काम जरूर करना है। इसकी सावधानियों को ध्यान रखना है। अगर हो गया तो हल्की फुल्की कुछ चीजें ले लीजिए। शुरुआत में हरड़ का प्रयोग कर सकते हैं। कभी माता बहनों का, हाँ, जैसे प्रेगनेंसी में अगर मान लो कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो प्रेगनेंसी के कारण अलग है, तो उन दिनों में थोड़ा सा ट्रीटमेंट तो है ही, लेकिन साथ ही आप अरंडी का तेल ले सकते हैं, उससे पेट क्लियर हो सकता है। थोड़ी हरड़ लेने से पेट क्लियर हो सकता है। मुनक्का लेने से पेट क्लियर हो सकता है। रात को दूध में मुनक्का उबाइल करिए, वो ले लीजिए। अंजीर पेट के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। अनेक सारी चीजें कॉन्स्टिपेशन को क्लियर करने के लिए होम रेमेडीज में आती हैं। आरोग्य पीठ की वेबसाइट पर आप जाके देख सकते हैं और उनसे आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको बताया, सबसे पहले बताया कॉन्स्टिपेशन के लक्षण, इसके बताए कॉन्स्टिपेशन के कारण, फिर आपको न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट, देन आपको अवेयरनेस बताया, सजगता, कैसे बचें, और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कॉन्स्टिपेशन के साथ जुड़ी हुई हैं। कॉन्स्टिपेशन होने के कारण से बीमारियां आती हैं। ऐसे इस कॉन्स्टिपेशन के विषय में आपने जाना। आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को शुरुआत से ही उन आदतों को डालो। बच्चा ही हमारे भविष्य है, हमारे घर का भी, हमारे देश का भी और इस विश्व का भी। तो इसीलिए बालक को आदतों को ठीक बना के रखो। हाँ, एक चीज और बातों की रह गई, तनाव के अलावा जो मैंने युवाओं में कॉन्स्टिपेशन के कारण देखा है, जब वो 12 साल का था तो कॉन्स्टिपेशन नहीं था, 18 साल का कॉन्स्टिपेशन नहीं था, 18 साल का था तभी कॉन्स्टिपेशन नहीं था। अधिक मास्टरबेशन यानी अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज जो आजकल हमारे युवा करते हैं, पाखाने में आधा घंटा लगाते हैं, लैट्रिन करने गए आधा घंटा लगा दिया, ये अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज कॉन्स्टिपेशन का आज के युवाओं में बहुत बड़ा कारण बन रहा है। जंक फूड, फास्ट फूड, कोक, पेप्सी, ये तो सब है ही। ये जो खाने के ऊपर कोल्ड ड्रिंक्स हम जो लेते हैं, ये तो हमारे कॉन्स्टिपेशन कारण है ही, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा कारण अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज है। इसलिए जब मेरे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं सर मैंने देखा स्पाइन को, उसका बदला हुआ स्वरूप, जो डायग्नोस के बहुत एडवांस तरीके हमने इजाद किए हैं, देखने के बाद मैंने कहा यार तुम्हारी आदत ठीक नहीं है, तो तुरंत कहता है हाँ सर मैं बड़ी जल्दी उम्र से मैंने सब शुरू कर दिया था। ध्यान करना, आप भी ऐसा करते हो तो सावधान रहना। इन सब चीजों में से आप क्या क्या करते हो, ये अपने ऊपर आप ध्यान रखना और उनसे निजात पाना। तो आज हमने बात की कॉन्स्टिपेशन की। आज के एपिसोड में इतना ही बताएंगे, फिर अगले विषय को लेकर के फिर से बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।